हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ वॉइसेस विद अंशिका डोभाल में जुड़े हैं मोहित उनियाल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परवादून कांग्रेस से हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर, थैंक आप यू। हमारे बीच में आज जुड़े। थैंक यू सो मच सर। हम इस पॉडकास्ट से पहले शुरुआत करेंगे आपकी पर्सनल जर्नी से। तो जस्ट मेरे को बस जानना है कि कैसे यहाँ तक एक इंसान पहुँचता है, मतलब वो थिंकिंग कैसे आती है, क्योंकि आज के युवाओं में क्या होता है कि जब वो पॉलिटिक्स की तरफ बात करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में आता है पॉलिटिक्स इज़ वेरी डर्टी। तो आप यंग हो, आप यूथ हो, तो कैसे यहाँ तक आपका पहुँचना हुआ? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आज आपने अवसर दिया अपनी बात रखने का। और उत्तराखंड फाउंडेशन डे हाँ है, जी। तो मैं समस्त उत्तराखंड की जनता को फाउंडेशन डे की, स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आपने बात करी पर्सनल जर्नी की, जी। तो 2001 में मैं जब डीएवी कॉलेज में मैंने एडमिशन ओके। लिया बीकॉम में, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी जी। डीएवी की, आप जानते ही हैं। तो देहरादून। देहरादून डीएवी कॉलेज, तो वहाँ मैं कुछ लीडर्स से जुड़ा और उसमें अपना काम पार्टिसिपेशन मेरा हम्म। रहा, क्योंकि उस समय डोईवाला ग्राउंड में भी लेवल डिग्री में कॉलेज नहीं होता नहीं था। होता था। तो यहीं हम लोग पढ़ते थे, वहीं की पॉलिटिक्स हम लोगों ने करी। और करते करते कांग्रेस का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, तो उससे मैं जुड़ा। जी। तो उससे सिटी लेवल से मैं जुड़ा, फिर डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी रहा। तो उसमें काफ़ी समय हम लोगों ने हम्म। दिया। और 2008 में हम्म। क्योंकि उस समय आदरणीय राहुल गांधी जी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इंचार्ज थे, हम्म। तो एक नया प्रोजेक्ट वो लेके आए कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, उसमें इलेक्शन होगा, इलेक्शन हम्म। के थ्रू संगठन बनेगा। तो एनएसयूआई पायलट स्टेट था उत्तराखंड का। हम्म। तो उत्तराखंड से हम लोगों का पायलट था। दिसंबर में इलेक्शन हुआ तो नेशनल ओके। डेलीगेट में जीता। उसके बाद स्टेट में मैंने काम किया। और 2009 में ही मैं नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ ऑल ओके। इंडिया एनएसयूआई में। दैट्स फिर वेरी ग्रेट। नेशनल सेक्रेटरी से नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट तक मैं जी। रहा। और इसमें एनएसयूआई में अराउंड 9 स्टेट्स का मैं इंचार्ज रहा, जिसमें ओके। दिल्ली का मैं इंचार्ज रहा। दिल्ली में डूसू इलेक्शंस हम ग्रेट। लोगों ने लड़ाए और जीते। 2011-12 में और 14 में मैं दिल्ली हम्म। का इंचार्ज था। उसके साथ राजस्थान इंचार्ज में रहा, जेएनयू, ओके। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, जी। हरियाणा। तो पूरे देश में मुझे काम करने का हम्म। मौका मिला। तो यही एनएसयूआई संगठन था हम्म। जिसकी वजह से पूरे देश में मुझे काम करने का मौका मिला, और नॉर्थ से साउथ की पॉलिटिक्स, ईस्ट की पॉलिटिक्स, सबको हाँ। जानने का मौका मिला। जी। तो जी। जी जी, तो ये मुझे एनएसयूआई का एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद इंडियन यूथ कांग्रेस में मैं नेशनल सेक्रेटरी रहा। मैं गुजरात का इंचार्ज था। हम्म। तो गुजरात में हम लोगों ने संगठन पे काम किया हम्म। यूथ कांग्रेस के साथ जुड़कर। और उसके साथ ही हम एआईसीसी में नेशनल मीडिया पैनलिस्ट में अपॉइंट हुआ था। और ये मेरी नेशनल लेवल पे जो ओके। पॉलिटिक्स रही, रही है। इसका मैंने आपको बताया। मगर उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, दूसरे हम्म। स्टेट्स पे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं, मगर वापस तो अपने स्टेट ही हाँ। जाना है। अपने तो रूट्स में। अपने अपने स्टेट में, तो क्योंकि एनएसयूआई में 7-8 साल मैं रह चुका जी। था, यूथ कांग्रेस में मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था। तो मैं इंडियन यूथ कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी पोस्ट से मैंने रिज़ाइन किया। ओके। और मैं अपने स्टेट हम्म। उत्तराखंड, डोईवाला जो ओके। मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ वापस आया। और फिर वहाँ हम लोगों ने काम करना काम करना शुरू स्टार्ट किया। किया। तो मैंने आपको देखा है काफी आपके सोशल मीडिया के थ्रू कि जी राहुल गांधी जी के साथ आप भारत जोड़ो यात्रा, आपकी जो जी पद यात्रा आपकी रही थी, ये सब यात्राओं में और जो भी उनके प्रोग्राम्स रहते हैं, आप उनके साथ काफी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हो। जी। तो आपका जो ये पर्सनली और पॉलिटिकली, मतलब दो चीजें यहाँ पे, पर्सनली और पॉलिटिकली दोनों लेवल पे आपका एक्सपीरियंस क्या है? राहुल जी के साथ, हाँ जी। जैसे मैंने बताया आपको कि जब मैं उत्तराखंड आ गया, और उस समय तक राहुल जी से हम लोग को मिलना होता था, हम्म। राहुल जी से मुलाकातें होती थी, क्योंकि राहुल जी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे। और जब मैं उत्तराखंड आया तो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का हम्म। स्टेट प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया ओके। उत्तराखंड का। तो अराउंड 6 इयर्स मैंने इस पे काम किया। और उसके बाद डीसीसी प्रेसिडेंट परवादून का मुझे ओके। बनाया। तो हम लोग, क्योंकि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में राहुल जी के साथ काम किया था, तो आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात करी। हाँ, तो इसमें जो जो इतने सारे लोगों से मिलना, जी तो लोगों के इमोशंस और लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जी, ऑब्वियसली आप लोगों से आपने इंटरेक्ट किया है। क्योंकि 2022 में जब ये भारत जोड़ो यात्रा हमें हाँ। पता चली कि ऐसी कोई यात्रा होने जा रही है,
तो हमें भी नहीं पता था कि इसका हिस्सा हम लोग बन पाएंगे और क्या होगी, क्योंकि कैसे इसमें चलना होगा। तो पूरे देश से कई लोगों का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें से 119 टोटल 119 लोग सेलेक्ट हुए थे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ओके 4000 किलोमीटर पैदल चलना था, 4.5 महीने, और वहीं रहकर, ओके। और उसी कैंपस में जिसमें राहुल जी रहेंगे और हम लोग रहेंगे। तो ये पूरा बड़ा कार्यक्रम था। तो तो कितना इफेक्टिव रहा ये? तो जब हम लोग गए, क्योंकि देखिए यात्राओं का बहुत बड़ा संबंध रहा है भारत देश से। जब आज़ादी का आंदोलन रहा तो गांधी जी ने कई पद यात्राएं करी। दांडी मार्च आपने सुना होगा, नमक सत्याग्रह आपने सुना जी। होगा। और गांधी जी से सीख लेकर देश विदेश में, दूसरे देशों में भी यात्राएं हुई। यात्रा शब्द हमें, जब तक उसको आप नहीं समझ सकते जब तक आप खुद पैदल नहीं चलते। ओके। और जब ये भारत जोड़ो यात्रा हुई, और भारत जोड़ो यात्रा मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। ये कोई इसलिए प्रोग्राम नहीं था कि हमें कोई चुनाव लड़ना है या सरकार बनानी है। ये जनता से मिलने का प्रोग्राम था। जनता से मिलने और का। इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं था कि हमें जनता को कुछ बताना है। ओके। इस कार्यक्रम का मकसद था, इस यात्रा का मकसद था कि हमें भारत के जन को समझना है, अच्छा। हमें उनको सुनना है, उनको वो जैसा जीते हैं वैसा हमें जीना है। तो क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब हम इंडिया के लोगों को क्या जैसे मेन जैसे प्रॉब्लम है? कन्याकुमारी से जब हम लोग स्टार्ट किया, हम लोगों ने बिल्कुल साउथ, बिल्कुल एंड पे कन्याकुमारी से हम लोग चलना शुरू हुए। जहाँ तक मुझे याद है 7 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी यात्रा। और साउथ में हम लोग चले, लोगों से मिले, लोगों से बातें हुई। हमने देखा कि जो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग थे उनके अंदर एक उत्साह था, वो राहुल जी को देखना चाहते थे। वो सड़कों पे महिलाएं खड़ी हैं, यूथ खड़ा है। और फिर आगे कर्नाटक में कड़ी धूप के बाद कड़ी बरसात में हम लोग चले। फिर नॉर्थ की साइड हम लोग आए। तो अब आप देखिए ना कि ये यात्रा जो थी, ये एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी, हमारे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा थी। आध्यात्मिक यात्रा। क्योंकि इस यात्रा में जब जैसे जैसे हम लोग आगे चल रहे थे, हम लोगों से मिल रहे थे, हमने देखा कि किसान सुबह उठ के काम करने जा रहा है। एक बच्चे हैं जो फटे कपड़े उसने पहने हैं, उसके पास कपड़ा तक नहीं है। हम कहीं चाय की दुकान में रुके हैं, तो जब उनसे हम बात करते हैं तो जो टीवी न्यूज़ चैनल्स में जो दिखाया जा रहा है, जो जो चल रहा है, वो एक्चुअल में ग्राउंड पे कुछ और है। अरे हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इस यात्रा में चलकर मुझे पता चला, महसूस हुआ कि हम कहीं ना कहीं सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। ओके। हम जो भी कदम अपना उठाते हैं, उस कदम को जब आगे रखते हैं तो उसका हमारे माइंड में चल रहा होता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। हमारा मैं और ज्यादा मजबूत हो रहा है पॉलिटिक्स में रहते हुए। अच्छा। मगर जो असली राजनीति है वो मैं की नहीं है, वो लोगों की है, वो लोगों कि हम की है। उनके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। राजनीति यही है। तो ये सब हमें उस यात्रा में समझने को मिला। हम उत्तराखंड की बात करते हैं। आपका जो फेस है वो एक यंग एजुकेटेड लीडर की तरह हम आपको देखते हैं उत्तराखंड में। तो आप अपने रोल को कैसे देखते हो उत्तराखंड की कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, अपने रोल को पर्सनली? मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ और कांग्रेस से जुड़ा हूँ। और हम लोग इश्यूज उठाते हैं, इश्यूज पे काम करते हैं। मगर आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने को है उत्तराखंड में। और विशेष रूप से क्योंकि मैं संगठन का, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, मौका मिला, मुझे काम करने का अवसर मिला। उसके बाद संगठन ने आपको इम्पोर्टेंस भी काफी दी। इम्पोर्टेंस काफ़ी दी, कई पद दिए। देखिए, नहीं तो एक डोईवाला जैसे छोटे से टाउन से दिल्ली तक और अलग अलग स्टेट्स में पॉलिटिक्स करना आसान नहीं था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही मैं पहुंचा वहाँ तक। और उसके बाद मेरी और मेरे आसपास के लोगों की भी इच्छा थी कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, विधानसभा चुनाव लड़ें। तो मेरी इच्छा थी कि मैं डोईवाला से विधानसभा ओके। चुनाव लड़ूं। तो लास्ट टाइम एक सेकंड, हम 2022 वहां पे में, आएंगे जी अभी। जी, तो जो 2022 में मेरी इच्छा लास्ट, थी जी। वही जो लास्ट इलेक्शन था, तो उसमें आपका जो टिकट था वो कंफर्म हुआ था। जी बट उसके बाद कुछ घंटों बाद वो टिकट किसी और को दे दिया गया था और अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि मोहित उनियाल जी को डोईवाला से कांग्रेस से विधायक का टिकट मिल चुका है। तो मतलब ये फ्लिप क्यों है? मतलब कांग्रेस के लीडर्स जो वहाँ पे टिकट देने बैठे हैं उनको इतना नहीं पता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। ये तो बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया ना पर्सनल लेवल में। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? मतलब ये आपने पर्सनली कैसे सिचुएशन को हैंडल किया? टिकट का जहाँ तक बात है कि मैं इससे पहले 2017 में भी मेरी तैयारी थी और 2022 में मैंने टिकट मांगा, और तब मेरी एज 37 थी। ओके। तो जब मैं टिकट मांगा था उस समय, तो
काफी मेहनत करी थी, तो पार्टी ने टिकट दिया मुझे, दिया था। डोईवाला असेंबली से कांग्रेस का एमएलए का टिकट दिया था। और उसमें क्योंकि जब टिकट होता है तो एक तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है, हाँ। फिर आपकी स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली से बन के आती है, ओके। स्टेट के इंचार्जेस होते हैं, फिर एआईसीसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे कमेटी होती है, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। तो पूरा डिस्कशंस के बाद कई महीनों फिर लोकल सर्वे मतलब होता है, काफी तब प्राउड जाके फील हुआ टिकट था होता कि है। किसी यूथ और को टिकट मिला है। डोईवाला में हम सबकी मांग ये थी कि डोईवाला में जो भी लड़े चुनाव किसी भी संगठन से, डोईवाला विधानसभा का हाल ये रहा है कि कोई भी लोग बाहर से आते रहे हैं, हाँ। उनको टिकट होता रहा है और वो वहाँ एमएलए बनते रहे हैं। हाँ। डोईवाला का रहने वाला जिसने डोईवाला की हर गली मोहल्ले में समस्याओं को देखा होगा, हमारा डोईवाला के पर्वतीय क्षेत्र जो आज भी सिटी से 20 किलोमीटर दूर होने के बाद भी आज वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो वो जानता होगा उसको मौका मिलना चाहिए। तो जब मुझे टिकट हुआ 2022 में, हाँ। तो 11 लोगों की लिस्ट आई थी, उसमें मेरा भी टिकट हुआ। तो 2 दिन मैंने कैंपेन किया। और मैं ये बताना चाहूँगा पर्सनली कि मैं इतने साल से जो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 2001 से लेकर 2022 तक करी, तो मेरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ नहीं था हाँ। कि क्या मैं कर रहा हूँ, कहाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ। मैं ज़्यादा उनको परेशान भी नहीं करता था, मगर जब टिकट हुआ तो एक उत्साह आया था। हाँ। और डोयाला के लोकल जनता में एक उत्साह था कि चलिए डोयाला के एक लड़के को टिकट दिया हाँ। गया पार्टी ने। और उसी टाइम उसमें से मैं और उस आपको समय जानती हूँ। और उस समय ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के ही लोग मेरे पास आए, हाँ। दूसरे संगठनों के लोग, दूसरे हाँ। राजनीतिक संगठनों के हाँ। लोग जिनसे हम आमने सामने रहते थे, उन्होंने भी आकर सपोर्ट किया। कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। कांग्रेचुलेट ठीक किया। है, वो सब आए। और 2 दिन मैंने कैंपेन किया, 2 दिन पूरा कैंपेन हुआ। हम पूरे डोयाला के हर क्षेत्रीय गांव तक गए, टाउन से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों पर बट भी हम लोग सडनली पहुंचे। फ्लिप आ गया और कि टिकट सडनली किसी और को मिल गया। क्योंकि 24 जनवरी 2022 को शाम को टिकट हुआ था। हाँ। और 26 जनवरी रात तक हम लोगों ने कैंपेन किया। तो 26 जनवरी की रात को मुझे न्यूज़ से पता चला कि ये चेंज करके ओह किसी और को दे गॉड। दिया गया। तो अब कंडीशन तो थी कि भाई दुख तो लगता ही है जिसकी आप तैयारी कर रहे ऑब्वियसली हैं, और भाई, आपको वो एक मिल टिकट गया, मिलने के बाद और उसके मिलने बाद के दो बाद दिन वो बाद आपसे मजाक थोड़ी ना चेंज है। कर दिया गया। तो गुस्सा था। मेरे जो सपोर्टर्स थे, मेरी फैमिली जो थी, वो उनको बहुत सदमा लगा। मेरी मदर को पैनिक अटैक भी आया गॉड। और कई दिन तक स्वास्थ्य खराब रहा। मेरे फादर को प्रॉब्लम हुई, और सारे रिलेटिव्स हैं, फिर दोस्त, और जो पॉलिटिकल जो लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं इस जर्नी में, ये हाँ। मेरी अकेले की जर्नी नहीं है। उसमें जो लोग मेरे ये साथ भी जो लोग हैं, उसमें लोग ये भी कह रहे थे कि पीछे से किसी ने पैसे खिला दिए होंगे तो अब देखिए, कांग्रेस ने फ्लिप कर दिया। मैं ये सब नहीं मानता। अच्छा। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। और फिर जब ये सब चीज़ें हुई, फिर हम लोग दिल्ली गए। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर राहुल गांधी से मिलना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ। मगर हम गए तो मुलाकात नहीं हो पाई, वो पंजाब थे। तो फिर हम वापस आए, फिर जिस कैंडिडेट को टिकट मिला उनके साथ हम लोगों ने काम किया। तो ये रहा। हाँ, बुरा तो लगा, मगर मुझे जब ये बोला गया कि ये टिकट किसी और को मिल गया है, तो मैंने उनको ये बोला कोई नहीं, हम अगले 5 साल की तैयारी करेंगे। क्योंकि नाइस। मेरा एक मानना है, मैं पेशेंस देखिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है जरूरी हर है। चीज़ में। आपकी फील्ड में भी, हमारी फील्ड में भी, हर चीज़ में अगर पेशेंस नहीं है ना हमारे अंदर, और हमें सब कुछ चाहिए। और लाइफ ऐसी है, ये जीवन ऐसा है कि जो हमें चाहिए वही तो हमें नहीं मिलता नहीं है। मिलता है। और कभी कभी जो हम मांगते नहीं, उससे बहुत बड़ी चीज़ें हमें मिल मिल जाती हैं। जाती है। ठीक है। तो इस टिकट का भी जो ये सारी चीज़ें हुई, और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो ये है कि मैं हूँ, मैं आप हो। हम हैं, हम हैं। हम अभी ये पल में हैं। मतलब इससे उस बड़ा टाइम कुछ पे नहीं है। लोगों ने आपके पेशेंस को मतलब बहुत उसकी सराहना मैं वही कह की। रहा हूँ ना कि इसमें हम लोग तैयारी तो करते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, मगर सब कुछ नहीं मिलता है। तो तो आपको हमारी हेल्थ अगर ठीक आपको रहे, उस हमारे टाइम पे आसपास के लोगों की हेल्थ बस ठीक रहे, बाकी तो ये सब चलता रहेगा, उस लड़ाइयाँ टाइम चलती पे रहेंगी। अगर आपका टिकट ऐसे फ्लिप नहीं होता, आपको ही टिकट मिला, तो आपको लगता है आप विधायक बन जाते डोईवाला से? लगता तो था कि जितना कॉन्फिडेंस। जनता का प्यार मिल रहा था, यहाँ तक कांग्रेस के ही लोग नहीं, दूसरे संगठन के लोग, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, अभी सामाजिक संगठन, सब लोग आके जुड़ तो गए थे। अभी जितना कियोस हमारे उत्तराखंड में चल रहा है, चाहे वो पेपर लीक स्कैम हो, चाहे वो लैंड स्कैम हो, जितना भी कुछ अभी चल रहा है, उसके बाद आपको लगता है 2027 में कांग्रेस सरकार बना पाएगी? आप आज की कंडीशन देखिए, आज उत्तराखंड राज्य को 25 साल भी हो चुके हैं। जी। हम रजत जयंती मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री देहरादून पहुंच रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। मगर मैं आपको आज के दिन भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे साथ कुमाऊं के किसी सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में जाइए, या गढ़वाल के किसी सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में जाइए, चमोली या चंपावत कुमाऊं तक जाइए। आप
सिर्फ देहरादून से आप डोईवाला विधानसभा क्षेत्र हमारा है, उसके आप हल्द्वानी गांव तक चलिए मेरे साथ, आप धारकोट गांव तक चलिए, आप नाही कला तक चलिए, आप सेबू वाला गांव तक चलिए। जब आप वहां जाएंगे और वहां आप देखेंगे कि आज की तारीख में हम 25 सालों में आज वहाँ सड़कें नहीं बना पाए, हम वहाँ पानी की सुविधा नहीं दे पाए। आज भी हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे डोईवाला क्षेत्र की अगर बात करूं, जो पहाड़ में बच्चे आज भी 16-16 किलोमीटर पैदल चलते हैं स्कूल जाने के लिए। हम लोगों ने उनके साथ ग्राम यात्राएं की हैं, हम 16 किलोमीटर बच्चों के साथ पैदल चले हैं। तो आपको लगता है बीजेपी के इतने लंबे रूल के बाद कांग्रेस जनता के बीच देखिए, में जनता दोबारा बदलाव से? चाहती है और यही अच्छा। प्रकृति का नियम भी है। ओके। और क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य था जहां हर 5 साल में सरकार चेंज होती थी, मगर अब 10 साल होने जा रहे हैं, अब 1 साल इस अगला चुनाव को बचा है और जनता बहुत परेशान है। चाहे मैंने एजुकेशन की बात करी, हेल्थ स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ा हुआ है, पहाड़ों में पलायन जोरों से हो रहा है, पलायन आयोग बनाया गया, मगर जमीन पे तो हमें कुछ होता हुआ दिखा नहीं। घोस्ट विलेज इतने हो, आप जाएंगे तो करीब 200 या 300 कुछ घोस्ट विलेज है जहाँ गांव खाली पड़े हैं, उस गांव में कोई है ही नहीं, घर खाली पड़े। कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में गांव हैं जहाँ बुजुर्ग लोग रह गए हैं, यूथ को सबको पलायन करना पड़ रहा है मजबूरी में। देखिए, कौन अपने घर से जाना चाहता है, कौन दूसरे राज्यों में जाके काम करना चाहता है? हर कोई चाहता है मेरे घर के पास मुझे रोजगार मिले, मगर उसको रोजगार नहीं मिल पाया। तो इतना समस्याएं। और पेपर लीक की आपने बात करी, ये ऐसा प्रदेश है कि हम स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, कई कई सालों तक तैयारी कर रहा है, और जब एग्जाम दे के आता है उसको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक में कौन लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं? बीजेपी का संगठन मंत्री, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष, वही लोग क्यों पाए जा रहे हैं? अभी आंदोलन चला देहरादून में, अभी पेपर लीक हुआ था, इतने दिन बेरोजगार संगठन के साथी बैठे थे, हम लोग भी उनके साथ गए, तो सब लोग की ये मानना था कि यार भारतीय जनता पार्टी के ही लोग क्यों पेपर लीक में हैं? वो इसलिए पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं क्योंकि सरकार उनकी है। और मेरा ये मानना है कि 10 साल अगर किसी को हो गए गद्दी पर, तो अहंकार बढ़ जाता है व्यक्ति का जी। तो उसके अहंकार को भी तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जिसलिए ये राज्य बना है, हमें दुख होता है कि आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारी माताएं बहनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भी उत्तराखंड में एक दिन में 3 बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। ये आंकड़ा आज मैं सुबह पढ़ के आया हूं कि इतनी। और हमारी अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता चला। वो वीआईपी एक्चुअल में कौन है? पूरे प्रदेश ने आंदोलन किया, कौन था वो वीआईपी? आईएसबीटी में एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है। आप बताइए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है? देहरादून स्मार्ट सिटी जो आप बातें करते हैं, यहां नहीं है। तो जनता तो बदलाव चाहती है। हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, सबका कहना है कि बहुत हुआ, अब हम लोग चाहते हैं बदलाव होना पर चाहिए। उसके बाद भी लोग बीजेपी को वोट देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि और आप जो राहुल गांधी जी जो हैं वो काफी एजुकेटेड हैं, पर उनका मजाक बनाया जाता है, उनकी जो लेम स्टेटमेंट्स वो पब्लिक में देते हैं, तो उसकी वजह से उनका काफी मजाक बनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है ऐसे लीडर लीड कर सकते हैं हमारी देखिए, कंट्री स्टेट को? आज जो लीडर हमें लीड कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो लीड कर रहे हैं, अगर चुनावी रैलियों में उनकी भाषा आप देखें, क्या भाषा है आप बताइए? बट स्टिल अब मैं राहुल बोलना नहीं गांधी चाहूंगा, जी हमारे का माननीय प्रधानमंत्री हैं, सब लोग, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं, क्या प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा होनी चाहिए प्रधानमंत्री की? अम, ठीक है, कहीं कट्टा बोल देते हैं, कहीं कोई और भाषा बोल देते हैं, कहीं शमशान घाट, कहीं कब्रिस्तान, बताइए ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? और राहुल गांधी जो वेल एजुकेटेड है, वो ऐसा व्यक्ति है जो मीडिया से खुलकर इंटरेक्शन कर रहा है, जो मीडिया से डायरेक्ट बात कर रहा है। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उन्होंने। आप बताइए ना, इतने साल आपको हो गए, 2014 से वो आप हैं, वो कुछ एक भी प्रेस चीज कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आप। राहुल गांधी जी अगर कुछ भी चीज लेकर के आते हैं, अभी वो वोट चोरी का जो ये जी। मुद्दा चल रहा है, अब काफी सुनने को मिल रहा है हमें आजकल में, पर उसके बाद भी शायद बीजेपी की मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो जो वोट चोरी का जो चीज है वो सामने लेकर के आए थे, वही उन पर पलटा दिए हैं विथ ऑल दोज प्रूफ्स। देखिए, वोट चोरी प्रूफ के साथ दिया गया है। आपने देखा होगा, अगर राहुल जी की बट प्रेस वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस, दो जितने भी तीन उन्होंने प्रेस प्रूफ्स कॉन्फ्रेंस उसमें हुई है दिए थे, जी। बट उसके वो प्रूफ सबने रॉन्ग नहीं, ऐसा नहीं साबित है, कर हमने तो दिए। सीधा प्रूफ राहुल जी ने दिखाया है कि भाई एक कमरे के अंदर कई सौ वोट हैं, पर 1 लाख उसमें वोट एक विधानसभा से, लोकसभा क्षेत्र से ठीक है, गायब कर दिए जाते हैं। ठीक है। और मैं वो भी बात नहीं करूंगा, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। अभी हमारा नगर निकाय का चुनाव हुआ, हाँ, कई लोग जब वोट डालने गए, पता चला उनका नाम ही नहीं है, नाम ही और नहीं हम है। लोगों ने आरटीआई डाली। ओके। हम पूरे स्टेट में कांग्रेस ने कार्यक्रम चलाया, आरटीआई हम लोगों ने फाइल करी, और हमने पूछा
कि भाई एक व्यक्ति का अगर वोट कटता है, सपोज आपका वोट है और आप वोट देने जाओ, आपका पता चला वोट कट गया, वहां वोट है ही नहीं। जब वो वोट नहीं है तो आपने पूछा इस कैमरे को है, तो आपने आप आरटीआई के द्वारा आप सरकार से पूछ रहे हैं कि मेरा वोट कैसे कटा। अगर किसी का वोट काटा जाता है तो ऐसे नहीं वोट कट कि जाता, वोटर लिस्ट या में तो निकली। या तो किसी ने शिकायत करी होगी, हाँ, और अगर शिकायत भी करी है तो आपके घर लेटर आता है, या आपके यहाँ जो बीएलओ है वो आपको आगे सूचित करते हैं कि भाई ये वोट काटा जा रहा है या ये क्यों नहीं कटना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें आरटीआई का कोई जवाब नहीं दे पाए ये लोग, जो इलेक्शन वोटर कमीशन जवाब लिस्ट नहीं में दे पाया। नाम नहीं है, ये जी। चीज तो मैंने भी खुद फेस करी है जब जी। हमारे ये अभी नगर पालिका के इलेक्शंस हो रहे थे। पर मेरा ये वोट चोरी का जो एक व्यक्ति के 2 वोट, हाँ वही व्यक्ति नगर पालिका में भी, नगर निगम में भी वोट डाल रहा है, जी वही व्यक्ति पंचायत में भी वोट डाल रहा है, जी, उसके 1 महीने बाद पंचायत में हो ठीक रहा है, है चुनाव। कंप्लीटली तो अंडरस्टैंड ये आपका किसकी पॉइंट गलती है? सर। इलेक्शन कमीशन की गलती तो है। जो इलेक्शन कमीशन है जब वो वोटर लिस्ट निकालता है तो वो जो वोटर लिस्ट है वो कंप्लीट सब पार्टीज के बीच में वो सर्कुलेट होती है, तो क्यों कांग्रेस के आप पास भी तो वो देखिए, सर्कुलेट हुई थी नहीं, ना, हम तो इसका मतलब हमने तो इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मांगी। देखिए, हम लोगों को हार्ड कॉपी मिलती है, हम ठीक मतलब है, मेरा यही क्वेश्चन है हार्ड कि कॉपी हम क्यों लोगों जब को वोटर सुन लिस्ट तो लीजिए, हमें हार्ड कॉपी मिलती है। हमने उनको बोला हमें पेन ड्राइव में हाँ हमें कॉपी चाहिए, कॉपी चाहिए। ठीक है, ये हो रही है। हाँ चलो, ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशंस हैं, बिकॉज इफ यू डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विल ऑब्वियसली डू यू। तो अभी हम ना अपने उत्तराखंड की बात करते हैं थोड़ी सी। आपके मन में तब उत्तराखंड को लेके तो ऑब्वियसली जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो तो होता ही है। ऑब्वियसली आप नेशनल पॉलिटिक्स में रहे हैं, बट फिर भी जब आप वापस डोईवाला आए, आपने बताया अपनी जर्नी में, तो जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो लोग थे जिन्होंने प्रदेश को सेपरेट करने में, जिन्होंने पूरा आंदोलन किया था। एज अ उत्तराखंडी, एज अ पहाड़ी, तो आपको नहीं लगता है कि आपको उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमारी रीजनल पार्टी वो है? आप एक चीज देखें कि आप बोल रहे हैं कि मतलब सिर्फ रीजन में हमें सिर्फ उत्तराखंड उन्हीं का। लोगों ने किया था, यहाँ का उत्तराखंड के कई लोगों की जान गई है, हाँ ठीक है ना। चाहे रामपुर तिराहा कांड हुआ, मसूरी हाँ कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, तो जिसमें से महिलाओं ने भी अपनी जान दी है। हंसा देनाई जैसी महिलाएं जो जिन्होंने गोली चली जिन लोगों पर, और कई ऐसे साथी हैं, जी भानने वाला में राजेश नेगी हैं, हाँ जी जो जिनका तो पता ही नहीं चला कि बॉडी तक नहीं मिल पाई। तो ऐसी स्थिति रही, और इसमें पार्टिसिपेशन सबका रहा, किसी एक का नहीं रहा। तो जो सबका ये यूकेडी जो बना, हाँ। ठीक है, लोगों को बहुत उम्मीदें थी पर यूकेडी से। यूकेडी को सारे प्रेजेस जाते हैं नहीं, कि आप ही हो, आप ही हो जो उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी से बना था। उम्मीदें बहुत लोगों की थी कि ये कुछ अलग करेंगे, हाँ ये सिर्फ राजनीति करने नहीं आए, सिर्फ सत्ता पे बैठने के लिए नहीं आए। और उनका कहना था कि, और सभी का मानना था, सभी दलों का ये तो कहना था ना कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए, गैरसैंण में हमारी राजधानी चाहिए। मगर जब यूकेडी भी यही बात करती थी कि हमें आप जिता के लाइए, और मगर जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उस पर आप हिस्सेदार बन जाते हैं, उस पर आप मंत्री बन जाते हैं, तो और जिस चीज के लिए आप बने वो आप पूरा नहीं करा पाते हैं। तो फिर उनसे जनता का विश्वास हट चुका है, और वो भी दूसरों की तरह पॉलिटिक्स करने लगे हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हाल है, वही यहाँ यूकेडी का हाल है। जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एमएलए बनने का आपको मौका मिलता है, कि आपको लगता है कि या 2027 में आपके साथ ये फ्लिप ना हो और आपको टिकट मिल जाए? बिल्कुल, जनता का प्यार मुझे पहले भी मिला और आज भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अगर मौका दें तो मैं तो कौन होता हूँ ये सब कहने वाला, ये तो जनता ने तय करना है, डोईवाला क्षेत्र की जनता ने तय करना है कि उनको बदलाव चाहिए। क्योंकि मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिलता हूँ, और जब उनसे बात होती है कि भाई, वो कहते हैं ये हमारे जो विधायक हैं ये हमें ही नहीं सुनते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हमें आके बोलते हैं भैया आज ये मुद्दा उठाइए ना, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा, मतलब उन्हीं के काम नहीं हो रहे हैं। आज बीजेपी का कार्यकर्ता ही निराश है, आरएसएस का कार्यकर्ता निराश है अपने नेता से, जिसको चुन के वो लेके आए हैं। तो आप सोच सकते हैं। और डोईवाला क्षेत्र में तो आज आप किसी से पूछ लीजिए कि आपका विधायक कौन है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा आपके विधायक का नाम क्या है, तो आपको थोड़ा सेकंड सोच के बताएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति को इस जनता ने विधायक बना दिया जो संघर्षों में रहा ही नहीं। संघर्षों में डोईवाला में शुगर फैक्ट्री है, गन्ना किसान हर साल आंदोलन कर रहे हैं, गन्ने का मूल्य तय नहीं होता, नवंबर आ चुका है, पेराई सत्र का उद्घाटन है, आप किसान को पता ही नहीं है कि गन्ने का रेट क्या है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जाता है तो किसान क्या करेगा? उसको अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही है, बच्चों को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है। और जब ये टाउनशिप का आंदोलन हुआ, डोईवाला में टाउनशिप बसाई जा रही थी, कहाँ थे वो विधायक जी? क्यों नहीं जनता के बीच में आए? तब आप कहाँ गायब थे? आपको तो जनता ने चुन के लिया था। वो तो अगर डोईवाला क्षेत्र के किसान 28 दिन आंदोलन ना करते, रोज 1000-1500 लोगों की मीटिंग्स ना होती, तो आपने तो किसानों की जमीन अंबानी अडानी को बेची दी थी ना।
तो ऐसे आदमी से जनता भी त्रस्त है, और मैं मानता हूं हमारे दूसरे भाजपा के संगठन के लोग भी त्रस्त हैं। तो ये तो उनका तो जाना तय है। और डोईवाला की जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो, कांग्रेस का विधायक डोईवाला में बने, जिसको भी टिकट मिलता है, वो मैं हूं या कोई और हो। कोई और हो, पर बदले, जी। बदलाव आना चाहिए। तो जो ये विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, ये जो जो हमारे ये ग्रुप्स हैं हिंदुत्व वाले, क्या आप उनको पर्सनली सपोर्ट करते हो? क्योंकि आप कांग्रेस के हो, तो कांग्रेस तो कनेक्ट करती ही नहीं है जी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस को। बट आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, क्या आपको लगता है ये लोग हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, या सिर्फ वुमेन्स जो हिंदू वुमेन्स है उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये मतलब वो उनको प्रोटेक्ट करना एक बहाना है, पर ये टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम मेन को? देखिए, जितने दल हैं, देखिए मैं मेरा मानना ये है कि मैं कांग्रेस में हूँ, कुछ लोग बीजेपी में हैं। हाँ। जितने दलों का आपने नाम लिया है, ये बीजेपी या आरएसएस के संगठन हैं, हाँ जी। ठीक है ना। और आरएसएस के जितने संगठन हैं, सबका मकसद आखिर में यही है कि बीजेपी की सरकार बने। भले ही वो जितना मर्जी बोलें कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम राजनीति में नहीं करते हैं, कई चीज़ें ये लोग बोलते हैं। और मेरा मानना है कि आप एक संगठन हैं, आप हिंदू संगठन हैं, आप अच्छा काम कीजिए। अच्छा। आप अच्छा काम तो कीजिए, हम आपका पर्सनल। साथ देंगे, आप अच्छा काम कीजिए। मगर कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिक्स की जाती है, अच्छा। सिर्फ राजनीति होती है। आप अगर दिल से, राम हमारे दिल में बसते हैं, मेरे दिल में बसते हैं, मैं शिव भक्त हूँ, ठीक ठीक है। है। मगर ये मुझे जाके हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना। आप किसी का शोषण तो नहीं कर ठीक सकते हैं है। ना। और आपको अगर करना है तो आप काम कीजिए। आप असल में तो चाहते मतलब हैं, आप चाहते हो ये लोग रैलीज ना नहीं निकालें और करिए, मैं तो अच्छा। कह रहा हूं आप सब काम कीजिए, मगर पॉलिटिक्स मत कीजिए ना, किसी का शोषण तो ना कीजिए। पर मगर अगर इसके इस इतना बड़ा जो संगठन है, क्योंकि सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अब गौ माता की आप बात करते हैं, भाई गौ हमारी माता है, ठीक है। और अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग भी सड़कों पर उतरते हैं, हम भी मदद करने के लिए जाते हैं। मगर आज भी आपने इतने संगठन बना रखे हैं, गौ माता सड़कों पर क्यों पड़ी हैं? घर से बेघर करके उनको छोड़ दिया गया है। डोईवाला क्षेत्र में ही आप देख लीजिए, हमारे देहरादून क्षेत्र में देख लीजिए, हरिद्वार आप चले जाइए, तो तो गौ मतलब आपका माता के कहना है नाम कि पर आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। हिंदुत्व के नाम पे आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप असल में अगर हिंदू है तो भाई आपको तो सबको साथ, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो हैं। अभी आरएसएस को 100 साल पूरे हुए थे जी। लास्ट मंथ। तो और तो क्या आप ऐसी रैलीज, और हमारी हमारी एक रैली भी गई थी जी। आरएसएस वालों की, तो क्या आप ऐसी रैलीज में आप इन्वॉल्व होते हो एज अ कांग्रेस लीडर? क्या अगर आप हो जाओ इनके साथ इन्वॉल्व, नहीं, तो क्या पता मैं आपत्ति हो आपके सीनियर्स को? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमें लगता कि ये लोग असल में देश के लिए काम कर रहे हैं, मगर आरएसएस जो संगठन है, जब आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था, जब देश के लोग सड़कों पर थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये ही वो संगठन था जो अंग्रेजों के साथ खड़ा था। ठीक है। इन्हीं के जो नेता हैं वो अंग्रेजों से माफी मांगते हुए पाए गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पूरा देश जानता है कौन थे वो लोग, कौन थे वो वीर थे। तो जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे कि भैया हमें बख्श दो, हम तो आपके साथ रहेंगे, ये वो लोग थे जो आज आके बोल रहे हैं कि जो हिंदुत्व के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिनकी आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज़ादी के आंदोलन में सब लोग गायब थे। और ठीक ये है। लोग, जो लोग गॉडसे को पूजने वाले हैं, हम लोग उनके साथ नहीं चल सकते। हम गांधी के लोग हैं, गांधी का देश है। तो आपके जो पॉलिटिकल इंस्पिरेशन आपके कौन है, राहुल गांधी जी या कोई उत्तराखंड बेस्ड लीडर? हमारे इंस्पिरेशन कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, महात्मा गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो ऐसे नेता हैं जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मैं जी। आपको भारत जोड़ो यात्रा का एक किस्सा बताना चाहूँगा। क्योंकि कई जब नॉर्थ इंडिया में हम लोग पहुँचे, तो सुबह, क्योंकि हम लोग 5:30 बजे रोड पे आ जाते थे, 5 बजे ब्रेकफास्ट होके 5:30 पौने 6 बजे हम सड़क पर हो जाते थे। तो नॉर्थ इंडिया, हरियाणा के पास पूरा कोहरा रहता था। हम जो 2 लोग 4 लोग भी चल रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। तो जब लंच पे हम राहुल जी के साथ बैठते थे, तो कई बार हम लोगों ने राहुल जी को बोला कि राहुल जी आप सुबह इतनी जल्दी हमें चला रहे हैं, थोड़ा लेट कीजिए, करीब 7-8 बजे हम लोग चलें, कि रिस्क है, सुबह इतनी ठंड में हम लोग चल रहे हैं। तो राहुल जी ने हमें कहा कि एक बात बताओ, आप जब सुबह निकल रहे हो 5:30 बजे, आपने देखा हो किसान भी निकल रहा है, वो मजदूर भी सड़कों पे निकल रहा है, आप कैसे उसकी पीड़ा समझोगे? मैं चाहता हूं कि आप उनकी पीड़ा समझो। हम ये यात्रा जो कर रहे हैं, ये जो देश को जोड़ने की यात्रा है, ये जो इन लोगों को समझने की, देश के जन को समझने की यात्रा है,
तो हम उनकी पीड़ा कैसे समझेंगे? तो अगर हम सर्दी में चल रहे हैं तो हम समझे ना उनको। और राहुल जी पे कई लोगों ने आरोप भी उठाया कि आप टी शर्ट पहन के कैसे चल रहे हैं, इनकी टी शर्ट देखिए, ये देखिए। हम लोग, क्योंकि हमें पता है कितनी सर्दी थी, हम लोग अंदर इनर पहन रहे हैं, फिर ऊपर से पुल ओवर पहन रहे हैं, फिर जैकेट पहन रहे हैं, मफलर टोपी लगा के हम लोग चल रहे हैं। उधर राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे हैं। वो राहुल जी ने कई साथियों के साथ जब बैठे, राहुल जी ने बताया कि जब एक दिन राहुल जी चल रहे थे तो कुछ बच्चे उनको दिखे जिनके कपड़े फटे थे, जिनके पास कपड़े नहीं थे। तो राहुल जी ने उस दिन तय किया कि जब ये बच्चे भरी सर्दी में ऐसे चल सकते तो मैं क्यों नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है राहुल गांधी जी को सर्दी नहीं लग रही होगी, मगर वो जीना चाहते थे, वो देश के लोगों की, से कनेक्ट कर रहे थे। वो उन लोगों की पीड़ा देखिए। जब तक हम उनको उनके बीच में जाएंगे नहीं, उनकी पीड़ा को समझेंगे नहीं, उनको महसूस कैसे करेंगे फिर हम? जैसे मैं आपको बात करता हूँ, हम लोग ग्राम यात्राएं करते हैं, मैं पर्वतीय क्षेत्रों में डोईवाला के और आसपास की विधानसभाओं के क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, तो जो हमें पता चलता है कि बच्चे 16 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं स्कूल जाने के तो लिए, मतलब तो आप हम गांव में रात को रुकते हैं, ओके। उन बच्चों के साथ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या पीड़ा उन बच्चों पे रही होगी। तो आपको लगता है जो बीजेपी हाई फाई सरकार है वो लोगों से इतना कनेक्ट नहीं करती है पर्सनली, या उस ग्राउंड लेवल में जिस जिस तरीके से आपने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने किया था? जी, बीजेपी, देखिए बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है ना, हाँ, वो तोड़ने की है, तोड़ने की कांग्रेस है। की पॉलिटिक्स से जोड़ने की। वो ओके। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक तो, और दूसरा, बीजेपी, अगर कांग्रेस की बात कीजिए, बीजेपी बिलीव करती है सेंट्रलाइजेशन पे, और हम बिलीव करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पे। बीजेपी में एक व्यक्ति टॉप पे बैठा है, वो तय करेगा कि देहरादून या उत्तराखंड के किसी गांव के किसी कस्बे तक, किसी गांव में कौन सी योजना लाई जाएगी, वो दिल्ली से बैठ के तय कर देता है। दिल्ली से बैठ कांग्रेस की सोच है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप कोई भी योजना लेके आते हैं तो पहले आप उनसे चर्चा कीजिए। ठीक हमारे सामने प्रूफ है ना, डोईवाला में टाउनशिप प्रोजेक्ट हमारे पे थोप दिया गया कि माजरी क्षेत्र में टाउनशिप लाई जाएगी, किसानों की जमीन ली जाएगी, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। किससे पूछा गया? किससे जब किसान सड़कों पर आए, आंदोलन किया, तब वो रुका। ठीक तो है। और ये जो यात्रा भी रही, जो यात्रा की हम लोग बात भी कर रहे हैं, इस यात्रा में भी मुझे लगा कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती रही तो ये अंधेरे से उजाले की ओर यात्रा थी, ये देश को जोड़ने वाली यात्रा थी। और जो बीजेपी की जो ये सोच है, देखिए, हिंदू मुस्लिम, ये किसने शुरुआत करी थी, आप बताइए? ये जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब लोग एक होके आंदोलन लड़ रहे थे, सब लोग एक थे, एक, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, तो उस एक टाइम पे तो शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी ना। लड़ रहे थे। मगर उस समय उनको तोड़ने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजों ने। डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स पॉलिसी लेके आए, तो मतलब मुस्लिम आपको और लगता है हिंदू कि को हम पॉलिटिक्स लोग लाए। तो डिवाइड नहीं कर रहे? वही विचारधारा बीजेपी लेके आई है हाँ। कि इन दोनों को अलग करो, हिंदुत्व के नाम पे पॉलिटिक्स करो। आप करो ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, मगर आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, आप दो लोगों को लड़ा रहे हो, भाई को भाई से लड़ा रहे हो। आप देखिए ना, भाई को भाई से लड़ा रहे हो, दोस्त को दोस्त पर से ये लड़ा रहे हो। लड़ाई तो तब हो गई थी ना जब आजादी का टाइम था, तब भी तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान और वहां भेज दिया था, ट्रेनों से कट के लोग आ रहे देखिए थे। गांधी वो जी, पार्टीशन आप तो तभी हो बताइए, गया था। जिस दिन आज़ादी मनाई जा रही थी ना, हाँ। 15 अगस्त को, जिस दिन ध्वजारोहण किया जा रहा था 1947 में, तो गांधी जी वहाँ नहीं थे। अच्छा। गांधी जी कलकत्ता में थे। कलकत्ता में। गांधी जी, वहाँ हिंदू मुस्लिम्स की लड़ाई चल रही थी, गांधी जी अनशन पर थे। उन्होंने बोला कि जब तक हमारे भाई आपस में लड़ेंगे तब तक इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और गांधी जी का ये मानना था कि अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा और जो जितने यहाँ से हमारे भाई गए हैं उनको यहाँ लेके आऊंगा, और यहाँ जो भाई वहाँ से आए हैं इनको मैं कहूँगा। ठीक तो है। गांधी जी चाहते थे, तभी तो जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां थी उनसे ये सब देखा नहीं गया। हाँ। तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक होके रहे। अरे किस बात के हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हो? आज मुद्दे इतने हैं देश में, आप देश का जो संविधान है, जो सबसे प्रमुख जिसको हम लोग मानते हैं, आज उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मंचों से आके बोल रहे हैं हम संविधान को बदल देंगे, और संविधान ये कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता। आप किसी को ये नहीं बता सकते कि उसको क्या पहनना है, Exactly. उसको क्या खाना है, उसको क्या बोलना है। क्योंकि आज ये तो बोला जा रहा है कि आपको क्या पहनना है, आप क्या बोलोगे, आप क्या खाओगे। तो ये संविधान के खिलाफ अगर जो लोग हैं, तो मुझे लगता है वो तो देश के खिलाफ है। क्योंकि सही बात है, क्योंकि नो मोदी और नो राहुल गांधी कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, इट्स वी द पीपल ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ हम इंडिया। भारत के लोग, हम भारत के लोग ही, हम ही हम रिस्पॉन्सिबल ही, है ब्राइट फ्यूचर के लिए। हम जो जनता है ना, जनता जनार्दन है,
जनता हमें चुनती है, नेता को जनता बनाती है। हम बोलते तो हैं हम सेवक बन गए, मगर जब चुनाव जीतने के बाद वही जनता हमें ढूंढती रहती है। ढूंढती रहती तो है। मुझे दुख है कि आज भी 25 साल हम उत्तराखंड को हो गए, इसमें देखिए बीजेपी की भी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की भी रही, 15 साल बीजेपी, जी। 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, हाँ। मगर तब भी हम जो उम्मीदें हैं, जो हमारे आंदोलनकारी जिन लोगों ने जान दी अपनी, और जो लोग आज जिंदा भी हैं जो आंदोलनकारी है, वो लोग सोचते होंगे कि किस उत्तराखंड के लिए ठीक है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। तो आज मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक हमारे साथी हैं, वो किसी भी संगठन में हो, भाई अपने उत्तराखंड के लिए सोचो, अपने पहाड़ के लिए सोचो, अपने, और जो ये उत्तराखंड में जो चल पड़ा है, हम्म। पहाड़ और प्लेन जो चल पड़ा है, इससे भी बाहर हम लोगों को जी। निकलना पड़ेगा। हम सब एक हैं, हम सब हमें, हम सब उत्तराखंडी हैं, हम सब हम सबको उत्तराखंडियत की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, इस प्रदेश का विकास करना होगा। तो इस पॉडकास्ट के अब एंड में हम लोग जाएंगे तो एक रैपिड फायर राउंड होगा हमारा, जिसमें मैं आपको वन वर्ड या वन लाइन में स्टेटमेंट्स देनी है। तो जस्ट वन वर्ड या वन लाइन में आपको आंसर्स देने हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी। बीजेपी इन वन वर्ड। देश को तोड़ने की विचारधारा है। एक वर्ड। बता दिया मैंने आपको। राहुल गांधी इन वन लाइन। राहुल गांधी देश की उम्मीद। उत्तराखंड गवर्नमेंट टुडे स्टेबल और शेकिंग। शेकिंग। ओके। हु इज द बिगेस्ट थ्रेट टू कांग्रेस इन उत्तराखंड, बीजेपी और रीजनल पार्टी? बीजेपी। If you ever left Congress, which party will you join? सॉरी। You don't want to join any party. सॉरी। Okay. So, कांग्रेस मेरे दिल में बसती है। what hurts more? टिकट कैंसिल होना या जनता का ट्रस्ट लूज होना? जनता का ट्रस्ट लूज होना। Okay. पेपर लीक स्कैम या कोई भी स्कैम, सिस्टम फेलियर और पॉलिटिकल गेम? सिस्टम फेलियर। Okay. माइग्रेशन फ्रॉम हिल एरियाज, गवर्नमेंट इग्नोरेंस या प्लानिंग फेलियर? गवर्नमेंट इग्नोरेंस। अगर आप सीएम होते तो सबसे पहले ऑर्डर क्या साइन करते? सबसे पहले जो पलायन आयोग है, इस पर मैं एक रिसर्च टीम के साथ बैठता और इस पे हम लोग कुछ पॉलिसी लेकर आते कि पलायन आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें वहाँ क्या सेटअप चाहिए पहाड़ में, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में तो बात हो रही है, मगर उसके लिए हम क्या नया कुछ ला सकते हैं। टूरिज़्म को हम लोग बड़े लेवल पे, अगर इस प्रदेश में अगर कुछ हो सकता है तो टूरिज़्म में बड़ा काम हो सकता है, जो नहीं हुआ, तो उसको लेकर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं। कांग्रेस हार जाती है इलेक्शन, ये यूनिटी लैक है या मार्केटिंग लैक है? मुझे लगता है मार्केटिंग लैक है, और एक लाइन में नहीं बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि मार्केटिंग जो शब्द है ना, वो ठीक भी नहीं है। एक तरीके से अगर देखा जाए, हम राजनीतिक संगठन हैं, हम कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। तो बीजेपी का जो स्तंभ है वो मार्केटिंग पे ही टिका हुआ है। कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी होता है, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें सबकी बात करनी है, हमें पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की बात करनी है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान भी होता है, मगर उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों के बीच में, लोगों के लिए काम करने के लिए। बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आखिरी में? बीजेपी के सपोर्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि चेंज ज़रूरी है, और सिर्फ जो लोगों को भटकाया जा रहा है जाति धर्म भेदभाव के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो उससे बाहर आने की हमें ज़रूरत है। जो मुद्दे हैं, जो 5 साल जिन मुद्दों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, मूलभूत समस्या जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जब आप वोट देने जाएं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि किसको आप वोट दें। जब आप वोट देने जाएं तो जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, जो आपने फेस किए 5 साल, जो बटन दबाएं वो सोच के दबाएं, ना कि जो ये चीज़ें, जो प्लानिंग पब्लिसिटी जो आपके आसपास चल रही है, जो आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है, वो सोचकर। बस यही आपसे कहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस पॉडकास्ट को अब एंड पे ला चुके हैं और फुल स्टॉप लगा दिया है। थैंक यू सो मच मोहित और न्याल जी, आपके साथ जो इतना अच्छा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आज हमारा हुआ है,
मैं आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है इसको बहुत पसंद करेगी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।